हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। स्वागत है रियल फील्ड टेल्स में। साल 2020, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। कस्टम अधिकारियों की नजर एक बहुत ही अजीब से कंसाइनमेंट पर पड़ती है। ये एक डिप्लोमेटिक बैग था। राजनयिक सामान? बिल्कुल राजनयिक सामान, जो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के वाणिज्य दूतावास के लिए आया था। और ऐसे बैग को तो खास छूट मिलती है ना, मतलब उसकी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होती। कायदे से तो नहीं होते, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों अधिकारियों को कुछ गड़बड़ लगी। जब उन्होंने दबाव डालकर उसे खुलवाया तो अंदर से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। सोना? हाँ, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे पाइप फिटिंग्स, शावर हेड्स, उनके अंदर ठूस ठूस कर सोना भरा हुआ था, करीब 30 किलो। 30 किलो सोना, जिसकी कीमत उस वक्त मेरे ख्याल से 15 करोड़ के आसपास थी। बिल्कुल, और ये सिर्फ तस्करी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश का बस एक छोटा सा हिस्सा था, जिसकी जड़ें केरल के सियासत और ब्यूरोक्रेसी में बहुत गहरी थी। और उस 30 किलो सोने ने जो कहानी शुरू की, उसकी परतें आज तक खुल रही हैं। आज हम इसी केस की गहराई से पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ सोना पकड़ने का नहीं है, ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आसान बनाने के लिए बनाए गए नियमों को ही हथियार बनाकर देश की सुरक्षा पर हमला किया जा सकता है, और अर्थव्यवस्था पर भी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब सिस्टम में बैठे लोग ही सिस्टम को धोखा देने लगे तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा था। मतलब डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल करके सोना लाना, ये सुनने में ही बहुत दुस्साहसी लगता है। दुस्साहसी तो था ही, लेकिन उनका तरीका बहुत सोचा समझा था। कैसे? उन्होंने वियना कन्वेंशन की आड़ ली। अच्छा, ये वही अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो डिप्लोमेट्स को खास छूट देता है। हाँ बिल्कुल, ये उन्हें एक तरह की सुरक्षा या इम्यूनिटी देता है, ताकि वो बिना किसी रोक टोक के अपना काम कर सकें। और आमतौर पर मेजबान देश के अधिकारी राजनयिक बैग को खोल नहीं सकते, नहीं उसे रोक सकते हैं। तस्करों ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। उन्हें लगा कि डिप्लोमेटिक कार्गो के टैग के नीचे कोई झांकने की हिम्मत ही नहीं करेगा। और ये तो 5 जुलाई 2020 की घटना थी जब वे पकड़े गए। बिल्कुल, लेकिन जाहिर है ये उनकी पहली कोशिश तो नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। ये तो बस वो दिन था जब उनकी किस्मत खराब थी। जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA ने जांच शुरू की तो जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। अच्छा। चार्जशीट के मुताबिक ये साजिश जून 2019 से चल रही थी। 1 साल से भी ज्यादा? हाँ, और आंकड़े तो हैरान कर देने वाले हैं। पता चला कि सिर्फ नवंबर 2019 से जून 2020 के बीच, मतलब 7-8 महीनों में, जी, इसी रास्ते से 20 से ज्यादा बार में लगभग 167 किलो सोना तस्करी करके भारत लाया जा चुका था। 1 मिनट, 167 किलो? हाँ, 167 किलो। ये तो किसी छोटी मोटी तस्करी जैसा नहीं लगता, ये तो एक पूरी इंडस्ट्री चलाने जैसा है। बिल्कुल। यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, मलेशिया, अलग अलग देशों से ये सोना आ रहा था। ये सब हो रहा था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। यहीं पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का वो पहलू सामने आता है जिसका गलत इस्तेमाल हुआ। देखिए, ये इम्यूनिटी इसलिए दी गई थी ताकि देशों के बीच संवाद बना रहे, जासूसी या उत्पीड़न का डर ना हो। सोचिए, अगर किसी देश के दूतावास के हर दस्तावेज या सामान की तलाशी ली जाने लगे तो कूटनीति चलाना नामुमकिन हो जाएगा। सही बात है। लेकिन इस केस ने उस भरोसे की नींव पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसने सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक धर्म संकट खड़ा कर दिया। कूटनीतिक प्रोटोकॉल का सम्मान करें या देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। और इस पूरे खेल के पीछे जो लोग थे उनके नाम जब सामने आए तो ये मामला और भी पेचीदा हो गया। चलिए इन किरदारों को थोड़ा समझते हैं। एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो था स्वप्ना सुरेश का। हाँ, स्वप्ना सुरेश इस कहानी की एक बहुत ही अहम कड़ी है। वो यूएई वाणिज्य दूतावास में काम कर चुकी थी, इसलिए उन्हें वहाँ के कामकाज और डिप्लोमेटिक चैनल की कमजोरियों की पूरी जानकारी थी। अच्छा। और जिस वक्त ये घोटाला सामने आया, वो केरल सरकार के IT विभाग में एक सलाहकार के तौर पर काम कर रही थी। उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत हाई प्रोफाइल थे। उनके साथ सरित PS का भी नाम था, जो एक और मुख्य आरोपी थे। जी। लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने केरल के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में जैसे भूचाल ही ला दिया। M शिवशंकर। ये नाम क्यों इतना अहम था? M शिवशंकर कोई मामूली अधिकारी नहीं थे। वो एक सीनियर IAS अफसर थे और उस समय केरल के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे। ओह। और साथ साथ राज्य के IT सचिव भी थे। यानी वो राज्य की सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेटिक कुर्सियों में से एक पर बैठे थे। बिल्कुल।
और जब जांच में ये सामने आया कि स्वप्ना सुरेश से उनके गहरे संबंध थे और उन्हें इस मामले की जानकारी हो सकती है, तो ये एक धमाके जैसा था। मतलब मुख्यमंत्री के दफ्तर तक इस मामले की आंच पहुंच गई। लेकिन क्या एक सीनियर आईएएस अधिकारी का किसी से मिलना जुलना या किसी की मदद करना इतना बड़ा मुद्दा है? ऐसा तो होता ही होगा। मिलना जुलना एक बात है, लेकिन जब जांच एजेंसियों को ये लगने लगे कि पद का दुरुपयोग किया गया है, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों का मामला नहीं रह जाता। शिव शंकर पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके स्वप्ना सुरेश को आईटी विभाग में नौकरी दिलाने में मदद की और तस्करी के मामले में भी उनकी मदद करने की कोशिश की। अच्छा, जब सरकार में इतना ऊंचा अधिकारी जांच के दायरे में आता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं मानी जाती। सही है। ये पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल खड़े कर देता है। और इसका राजनीतिक असर तो जबरदस्त हुआ होगा। केरल की राजनीति तो वैसे भी हमेशा गर्मागर्म रहती है। आप इसे राजनीतिक तूफान कह सकते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। बिल्कुल। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय पर मिलीभगत का आरोप लगाया और इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे राज्य में प्रदर्शन शुरू हो गए। और मीडिया में तो हर दिन नए नए खुलासे हो रहे होंगे। महीनों तक ऑडियो क्लिप्स लीक हो रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो सरकार की नींव हिल गई हो। ये सिर्फ प्रदर्शनों और बयानों तक ही सीमित नहीं रहा होगा। जब मामला इतना बड़ा हो तो कानूनी लड़ाई भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, ये मामला सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि अदालतों में भी लड़ा गया और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट तक? जी, वहां एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाया गया। क्या वियना कन्वेंशन के बावजूद भारतीय कानून के तहत राजनयिक पैकेजों को स्कैन या खोला जा सकता है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे का अंदेशा हो? ये वही दुविधा है जिसकी हम बात कर रहे थे, कूटनीति बनाम सुरक्षा। बिल्कुल वही। तो एक तरफ राजनीतिक हंगामा मचा हुआ था, दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत में इस पर बहस चल रही थी। इस बीच जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? जाहिर है उन पर भी बहुत दबाव होगा। दबाव बहुत ज्यादा था। ये कोई साधारण मामला नहीं था, इसलिए इसमें देश की 3 बड़ी एजेंसियां एक साथ काम कर रही थीं। कौन कौन सी? सीमा शुल्क विभाग यानी कस्टम्स, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जो पैसों के लेन देन की जांच करता है, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। 10 जुलाई 2020 को एनआईए ने जब इस मामले में एफआईआर दर्ज की तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इस पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए लगा दिया। यूएपीए? एक मिनट, ये तो आतंकवाद से जुड़े मामलों में इस्तेमाल होने वाला कानून है। हाँ। सोने की तस्करी पर यूएपीए लगाना, ये तो बहुत ही असामान्य बात है। बहुत असामान्य, और यहीं से इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगता है। मतलब? यूएपीए लगाने का मतलब था कि जांच एजेंसियां इसे सिर्फ टैक्स चोरी या तस्करी का मामला नहीं मान रही थीं। तो फिर क्या मान रही थी? उनका मानना था कि ये भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश है, जो एक तरह का आतंकी कृत्य है। आतंकी कृत्य? हाँ। एनआईए ने तो यहाँ तक आशंका जताई कि इस सोने की तस्करी से जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों को फंड करने, मतलब टेरर फाइनेंसिंग के लिए किया जा सकता है। मतलब ये मामला सिर्फ पैसों के लालच का नहीं था, बल्कि इसके पीछे देश को अस्थिर करने का एक मकसद भी हो सकता था। जांच एजेंसियों का शक इसी दिशा में था। उनका तर्क था कि इतने बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी करके आप असल में देश की अर्थव्यवस्था पर एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था थोप रहे हैं। सही बात है। इससे देश को राजस्व का नुकसान तो होता ही है, साथ ही एक काला धन देश विरोधी ताकतों के हाथ में जा सकता है। और यूएपीए ने इस केस को एक साधारण वित्तीय अपराध से उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे के स्तर पर ला खड़ा किया। बिल्कुल। जांच बढ़ी और जनवरी 2021 में एनआईए ने 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी। लेकिन सजा और जुर्माने का क्या हुआ? उसमें थोड़ा वक्त लगा। नवंबर 2023 में, यानी घटना के 3 साल से भी ज्यादा समय बाद, सीमा शुल्क आयुक्त ने इस मामले से जुड़े 44 लोगों पर कुल 66.60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 66 करोड़ से भी ज्यादा? हाँ, एक बड़ी रकम थी। और इसमें मुख्य किरदारों पर भारी जुर्माना लगाया गया, जैसे स्वप्ना सुरेश पर 6 करोड़ रुपए और एम शिवशंकर पर? उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा। ये फैसला ये दिखाने के लिए काफी था कि एजेंसियां इसे कितनी गंभीरता से ले रही थीं। तो अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। ये मामला सिर्फ केरल का एक बड़ा क्राइम या पॉलिटिकल स्कैंडल क्यों नहीं है? ये पूरे देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, जैसा हमने यूएपीए के संदर्भ में बात की, ये हमारी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है,
ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। जब इतने बड़े पैमाने पर उसकी तस्करी होती है तो ये सिर्फ टैक्स का नुकसान नहीं है, ये हमारी आर्थिक संप्रभुता पर हमला है। सही कहा। और दूसरा कारण शायद कूटनीतिक संबंधों से जुड़ा होगा। बिल्कुल। जब एक देश के डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल दूसरे देश में अपराध करने के लिए होता है तो ये दोनों देशों के बीच भरोसे को तोड़ता है। हाँ, ये बहुत ही नाजुक स्थिति पैदा करता है। भारत और यूएई के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उन रिश्तों में एक असहजता पैदा करती हैं। पर्दे के पीछे बहुत मुश्किल बातचीत होती है ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख का भी सवाल बन जाता है। और तीसरा कारण जो मुझे सबसे अहम लगता है वो है शासन और जवाबदेही का। ये केस एक आईने की तरह है जो हमारे सिस्टम की कमियों को दिखाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये मामला हमारे संस्थाओं का एक स्ट्रेस टेस्ट था। ये दिखाता है कि एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा, कस्टम्स की प्रक्रियाएं और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही में कहां-कहां सुधार की जरूरत है। लेकिन अगर हम इसे एक और बड़े नजरिए से देखें तो ये एक बड़ी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। मतलब केरल में सोने की तस्करी की समस्या बहुत पुरानी और बहुत बड़ी है। आपको अंदाजा है कि सिर्फ 2019-20 के एक साल में केरल में कितना सोना जब्त किया गया था? 167 किलो तो इसी केस में था, तो शायद 250-300 किलो। 540 किलो से ज्यादा। क्या? 540 किलो? जी। और ये तो वो है जो पकड़ा गया। जो नहीं पकड़ा गया उसका तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। बाप रे। ये डिप्लोमेटिक चैनल वाला मामला इसलिए खास बन गया क्योंकि इसने पहली बार ये दिखाया कि तस्कर सिस्टम की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद मानी जाने वाली नर्स को भी भेज सकते हैं। इसने व्यवस्था की उन कमजोरियों को सबके सामने नंगा कर दिया जिनका फायदा उठाकर इतने बड़े पैमाने पर एक संगठित रैकेट चलाया जा रहा था। तो आज हमने देखा कि कैसे भरोसे की आड़ लेकर डिप्लोमेटिक छूट जैसे एक जरूरी अंतर्राष्ट्रीय नियम को हथियार बनाकर एक बहुत बड़े तस्करी रैकेट को अंजाम दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ एक राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया, बल्कि हमारी आर्थिक सुरक्षा, कूटनीतिक संबंधों और संस्थाओं की मजबूती पर भी बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ सोने और पैसे की है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। और ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। क्या? राजनयिक संबंधों को बनाए रखने के लिए दी जाने वाली छूट और देश के आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत के बीच वो सही संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है, जब सिस्टम को बचाने के लिए बनाया गया भरोसा ही सिस्टम पर हमला करने का सबसे बड़ा